हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? तो मैं आपका भाई यो रामलाल आ गया भाई, आपका छोटा भाई नया चैप्टर लेके, जिसका नाम है न्यूक्लियाई। 2 क्वेश्चन नीट में फिक्स हैं इस चैप्टर से। सिंपल सिंपल क्वेश्चन आएंगे। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे हम। अल्फा पार्टिकल कंसिस्ट ऑफ। अल्फा पार्टिकल क्या होता है भाई? अल्फा पार्टिकल कुछ नहीं होता, ये हीलियम होता है। बस इसके इलेक्ट्रॉन को लॉस करा देते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन को जब लॉस करा दिए तो किसी के एटम के अंदर क्या क्या होता है? प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। अब ये हीलियम है जिसका एटॉमिक नंबर है 2। तो इसके पास 2 प्रोटॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और 2 न्यूट्रॉन होंगे। ठीक है? ठीक है भाई, 1 सेकंड। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, हाँ ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन तो लॉस करा दिए, तो बचा क्या? 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। तो 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, सिंपल। इसमें क्या लॉजिक था भाई? इतना आसान क्वेश्चन। आपको बस इतना पता होना चाहिए कि अल्फा पार्टिकल नथिंग बट हीलियम होता है 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कराने के बाद। आगे चलेंगे। एनर्जी इक्विवेलेंस टू 1 MV एटॉमिक मास यूनिट। ये तो पढ़े हो गया, केमिस्ट्री के पहले चैप्टर में अमित सर ने पढ़ाया था 1 AMU। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होती है वो 931.5 m मतलब मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। आप इसको करेंगे क्या? MR रट्टा। ठीक, तो 931 MeV। अब ये आया कैसे? ये आया ऐसे, E इज इक्वल टू डेल्टा MC। m की जगह पर AMU की वैल्यू रखें। 1 AMU होता है 1.67 इंटू 10 रेज टू माइनस 27 kg, और C की वैल्यू होती है 3 इंटू 10 रेज टू 8 का स्क्वायर कर देंगे MC स्क्वायर। तो यहाँ से इसकी करस्पॉन्डिंग एनर्जी आ जाएगी। ऐसे आई है, बट आप क्या करेंगे? इसको याद रखेंगे कि 1 AMU के करस्पॉन्डिंग 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होती है, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 90। जब इसको जूल में कन्वर्ट करना होगा तब यूज़ करेंगे। अब ये सिंपल सा क्वेश्चन नीट 2020 में आया था। अगर आप ये E बराबर MC की इक्वेशन नहीं जानते तो नहीं कर पाएंगे। E बराबर MC में ये M जो होता है ना, वो डेल्टा M होता है, मतलब मास के करस्पॉन्डिंग एनर्जी में चेंज होना। जैसे सर ने बताया था, इतना सा एटम काटो, इतना सा एक एटम काटो, उसको एनर्जी में चेंज कर दो। जैसे तुम्हारा बॉडी है, वो इतनी सी बॉडी का पार्ट मास को हम एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे तो बहुत बड़ी एनर्जी होगी। तो वैसे ही एनर्जी इस मास के इक्विवेलेंट कितनी होगी? तो E बराबर MC का स्क्वायर। M कितना है भाई? 0.5। ये तो लेकिन ग्राम में है, तो इसको केजी में करने के लिए 10 रेज टू माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। C की वैल्यू कितनी है? 3 इंटू 10 रेज टू 8, तो इसका होल स्क्वायर करेंगे, C स्क्वायर होता है। तो ये मेरा हो जाएगा 0.5 इंटू 10 रेज टू माइनस 3 इंटू 9 इंटू 10 रेज टू 16। ठीक, अब 5 9 क्या होता है? 45, और 4.5 के ऑर्डर में 2 आंसर दिए हैं, तो ये दोनों तो नहीं होंगे। तो ये 4.5 हो जाएगा। 0.5 का मीन्स है 9 को 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 4.5 इंटू 16 का पावर 3 पावर खाएगा, तो 10 रेज टू प्लस 13 हो जाएगा, मतलब ये वाला आंसर। आगे चलेंगे भाई अगले सवाल पर। अगला क्वेश्चन क्या है? 1 AMU किसके बराबर होता है? भाई मोल कंसेप्ट चैप्टर पढ़े हो ना केमिस्ट्री में। 1 AMU कार्बन का रेफरेंस लेके हम डिफाइंड करते हैं। कार्बन का ही क्यों लेते हैं? तो आप मोल कंसेप्ट सीखे नहीं हो, इसका मतलब कार्बन का ही क्यों लेते हैं, इसका आंसर मोल कंसेप्ट में अमित महाजन सर ने बताया है। 1 AMU जो होता है वो 1/12 मास होता है कार्बन एटम का। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। व्हाट इज द न्यूक्लियर रेडियस? अब न्यूक्लियर रेडियस का क्या रिलेशन होता है भाई? जो न्यूक्लियर रेडियस का रिलेशन होता है किसके साथ? ए के साथ। ए क्या है? ए है मेरा मोलर मास। मोलर मास या एटॉमिक मास कह सकते हैं, या मास नंबर कह सकते हैं, ऐसा रिलेशन होता है। अब मुझे Fe का बताना है, एल्युमिनियम का दिया है, तो रेडियस ऑफ Fe डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ एल्युमिनियम बराबर A। अब A की वैल्यू कहाँ पे आएगी? 125। 125 डिवाइडेड बाय 27। भाई इसका मास नंबर तो यही है ना, एटॉमिक मास यही है। इसके पावर को कर देंगे 1/3। अब 125 का पावर क्यूब रूट क्या होता है? 5, 27 का 3। और एल्युमिनियम का कितना दिया? 3.6 फर्मी। 3.6 फर्मी। फर्मी क्या होता है भाई? 10 रेज टू माइनस 15। 3 से इसको कैंसिल करो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 25 60, तो 6.0 मेरा आंसर आ जाएगा। इतना फर्मी होगा किसका? F का रेडियस। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय न्यूक्लियस बाय फैक्टर। कितना होगा? सोचो जरा। 10 रेज टू 5 होगा, तब तो आप पूरी तरह से गलत हो गए हैं। इसने रेडियस नहीं बोला, न्यूक्लियस है, एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है,
तो न्यूक्लियस का जो रेडियस होता है वो 10 रेज टू, इसका जो रेडियस होता है 10 रेज टू -15 के ऑर्डर में होता है, +15 दिख रहा है। और इसका जो रेडियस होता है 10 रेज टू -10 के ऑर्डर में होता है। किसके ऑर्डर में होता है? 10 रेज टू -10 के ऑर्डर में। तो ये बड़ा है इससे 1,00,000 टाइम्स, 1,00,000 टाइम्स ये बड़ा होता है, लेकिन ये रेडियस बड़ा होता है। यहाँ पर क्या पूछा? वॉल्यूम। तो हम क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ एटम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। वॉल्यूम ऑफ एटम होता क्या है? जो भी होता है वो r³ के प्रोपोर्शनल होता है। तो रेडियस ऑफ एटम का क्यूब, प्रोपोर्शनलिटी साइन देख रहे हैं तो इक्वल कर देंगे। फॉर्मूला नहीं आता क्या तुमको? 4/3 पाई r³। वॉल्यूम ऑफ यही होगा ना, 4/3 पाई r³। करेक्ट कर देना, बट इतना पता है कि रेडियस के क्यूब के प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ पर रेडियस आ जाएगा न्यूक्लियस का, इसका क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पर r ऑफ एटम, r ऑफ न्यूक्लियस, दोनों का कर देंगे होल क्यूब। अब रेडियस ऑफ एटम कितना होता है? 10 रेज टू, किसके किसके बताना था? एटम टू न्यूक्लियस ना। एटम का होता है 10 रेज टू -10। भाई मैंने ऊपर गलत तो नहीं बता दिया? नहीं, सही है। और न्यूक्लियस का होता है 10 रेज टू -15। इसका करना है होल क्यूब। ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा, तो 10 रेज टू -10, इसमें प्लस हो जाएगा 15 पावर, इसका क्यूब करना है। तो ये हो जाएगा 10 रेज टू +5 का क्यूब, और जब क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 10 रेज टू 15 प्लस में, मतलब ये वाला मेरा आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या है भाई? अज्यूम द न्यूक्लियाई टू बी स्पेरिकल। अज्यूम करो कि न्यूक्लियाई स्पेरिकल है, तो सरफेस एरिया ऑफ न्यूक्लियर मास A1 कंपेयर विद द न्यूक्लियस मास A2। मतलब हमको सिंपली रेशियो रिलेशन बताना है किसका? एरिया का ए के कंपेयर में, ए के टर्म्स में। मतलब ये ए जो है वो मास नंबर है, और मुझे रिलेशन बताना है एरिया का इससे। अब हमको पता है रेडियस का रेशियो r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a का पावर 1/3 होता है। हाँ, तो यहाँ पर रेडियस इसके ऐसे प्रोपोर्शनल है, और एरिया क्या होता है भाई? एरिया जो होता है वो 4πr² होता है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि एरिया जो है वो r पावर के स्क्वायर प्रोपोर्शनल है? हाँ, ऐसा मैं कह सकता हूँ। तो हम क्या करेंगे? सिंपली इस इक्वेशन में r रेडियस प्रोपोर्शनल है मास नंबर के ऐसे, इसको इसमें पुट कर देंगे। तो ये इसके कैसे प्रोपोर्शनल है? ये प्रोपोर्शनल है ऐसे, a का पावर 1/3, और इसका क्या हो रहा है? स्क्वायर हो रहा है। तो एरिया मेरा a पर ऐसे डिपेंड कर रहा है, कैसे? 2/3। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। अज्यूमिंग द न्यूक्लियर एरिया, हाउ डज द सरफेस एरिया ऑफ न्यूक्लियस मास A1 कंपेयर दैट ऑफ न्यूक्लियस मास A2। ऐसे कंपेयर करेंगे। तो पहले का सरफेस एरिया मान लेते हैं S1, दूसरे का सरफेस एरिया S2। ये प्रोपोर्शनल होगा A1/A2 के पावर 2/3 के। ये ऐसे प्रोपोर्शनल होगा अगर दो होंगे तो। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन में। ये तो सिंपल वही क्वेश्चन आ गया, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A का पावर 1/3 पर बेस्ड। मुझे रेशियो ऑफ एल्युमिनियम टू टेलिनियम बतानी है। तो रेडियस ऑफ एल्युमिनियम बाई रेडियस ऑफ टेलिनियम इज इक्वल टू ए मतलब मास नंबर ऑफ एल्युमिनियम डिवाइडेड बाई मास नंबर ऑफ टेलिनियम। निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? इसका पावर 1/3 दिया है भाई। एल्युमिनियम का मास नंबर कितना है? 27 है, ऊपर 27 रखो। टेलिनियम का कितना है? 125 है, 125 है। इसका रूट क्यूब लेंगे जब, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5, 3:5। लेकिन तो ऐसा तो आंसर ही नहीं है, तो इसमें मल्टीप्लाई कर दो 2 का ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा 6/10। ऐसा आंसर तो है, मतलब ये वाला। मास नंबर ऑफ एटम, मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस इज लेस देन एटॉमिक नंबर। जरूरी नहीं है हमेशा एटॉमिक नंबर के लेस ही हो। समटाइम्स इक्वल टू द एटॉमिक नंबर, ऑलवेज मोर देन, ये भी गलत है, ये भी गलत है। समटाइम्स लेस देन, समटाइम्स मोर देन, इक्वल भी तो होता है, ये भी गलत है। समटाइम्स इक्वल टू एटॉमिक नंबर, ये वाला सही होगा। और वैसे भी हमेशा ए जेड से बड़ा ही होता है मोस्टली, और बराबर भी होता है। मोस्ट करेक्ट स्टेटमेंट ये थी। अब हाइड्रोजन के केस में ही देख लो, इसका ए भी 1 है, इसका जेड भी 1 है, तो बराबर हो गया। लेकिन अगर आप हीलियम का देखेंगे या इसके बाद किसी भी एटम का देखेंगे, तो कभी भी मेरा ए छोटा नहीं होगा, जेड से बराबर ही होगा या बड़ा होगा। बराबर हाइड्रोजन के केस में है, तो सम टाइम इक्वल वाला ही सही होगा हमारा। दो न्यूक्लियाई है, उनका मास नंबर का रेशियो दिया है, मतलब A1/A2 का रेशियो दिया है 1:3। तो रेशियो ऑफ देयर न्यूक्लियर डेंसिटी, देखो जो किसी के भी बीच का न्यूक्लियर डेंसिटी का जो रेशियो होता है ना, वो हमेशा कांस्टेंट ही होता है, ये कभी वेरिएबल नहीं होता।
ये होता है 1:17, ये सब के लिए कांस्टेंट है, कोई भी चाहे आ जाए न्यूक्लियस, इसलिए 1:1 आ जाएगा। आप इसको याद कर लीजिएगा, ये एक बात है। अब न्यूक्लियर रप्चर इनटू 2 न्यूक्लियर पार्ट, अगर कोई न्यूक्लियस रप्चर हो रहा है 2 न्यूक्लियर पार्ट में, क्या इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगी? नहीं। तो इसका जो मोमेंटम होगा वो मेरा बराबर होगा विथ देयर वेलोसिटी रेशियो इक्वल टू 2:1, इसको मान लो 1, इसको मान लो 2, तो इनके वेलोसिटी का जो रेशियो है वो 2:1 है। तो व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ न्यूक्लियर साइज, मतलब न्यूक्लियर रेडियस का इनके रेशियो क्या होगा? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे सिंपली यही कंसेप्ट लगा देंगे। कौन सा वाला कंसेप्ट लगा देंगे भाई? कि इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम सेम होता है। तो इनिशियली इसके पास कोई मोमेंटम था, कोई वेलोसिटी थी? नहीं, इनिशियली तो कुछ नहीं बताया, तो रेस्ट में लेंगे, रप्चर हुआ है तो इनिशियली मोमेंटम 0, तो फाइनली भी मोमेंटम 0 रहा होगा। तो मैं कहूँ कि m1v1 प्लस m2v2 इजिक्वल टू 0, तो गलत नहीं होगा, सही बात है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ m1v1 बराबर m2v2, अगर मैं इसको मॉड में ले लूँ। अब मुझे m1 बाई m2 इजिक्वल टू v2 बाई v1, मुझे किसका रेशियो बताना है? मुझे इसका r के टर्म्स में बताना है। अगर मैं v की वैल्यू पुट करूँ v1 बाई v2 2/1 है, तो v2 बाई v1 क्या हो जाएगा? 1/2। तो मुझे मास का मेरा आंसर आ गया कि 1/2 है, लेकिन अब मास से रेडियस का कैसे निकालेंगे? तो डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो मैं मास को हटाऊंगा तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम रखूंगा, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/2। डेंसिटी तो सेम ही होती है दोनों के लिए, तो वॉल्यूम आ जाएगा, और वॉल्यूम जो होता है वो आर का क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है। किसके? आर का क्यूब का प्रोपोर्शनल होता है। तो ये हो जाएगा 1/2। अब हम क्या करेंगे? क्यूब रूट ले लेंगे, तो r1/r2 हो जाएगा 1/√2, मतलब 2 के ऊपर 1/3। ऐसा कोई आंसर जरूर होगा, 1/2 क्यूब रूट 1/3 आ गया आंसर भाई। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले आप एक स्टोरी अज्यूम करेंगे, वरना सारी जगह कंफ्यूज होते रहेंगे। मैं आपको एक 50 या 500 की 100 नोट दिया, ऐसे गड्डी में बंद, गड्डी मतलब समझ रहे हैं, ऐसे बंद, जैसे बैंक से निकलता है नोट वैसे, तो ऐसे पूरा पैक नोट था। तो 50,000 था, 100 नोट है तो भाई 50,000 है, फिक्स है। लेकिन जब मैं उसको काउंट किया, एक एक नोट भाई एक नोट एक्स्ट्रा निकल गई। मैं तो खुशी से फूले नहीं समा रहा था, अरे यार निकालने गया था 50,000, मिल गया साला 50,500। तो आपको ये देख के खुशी मिली कि मैंने सोचा था इतना ही है, लेकिन जब मैं गिनने लगा सबको अलग अलग करके तब ज़्यादा निकला पैसा। हाँ, बस ये एक स्टोरी है। स्टोरी का तात्पर्य ये है कि ये 50,000 रुपये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस मतलब जब वो न्यूक्लियस बड़ा था, जब मैंने उसको तोड़ा तो क्या हुआ? वो छोटे छोटे पार्ट में टूटा, और इसका मास मान लो 2 kg था, और जब तोड़ने के बाद गिना तो वो 2.1 kg हो गया, मतलब बढ़ गया। ये ऐसा क्यों हुआ? ऐसा हुआ मास डिफेक्ट के कारण। तो यहाँ से मैं क्या डेल्टा एम मतलब मास में जो डिफरेंस आया वो 0.1 kg लिख सकता हूँ, क्यों नहीं लिख सकते? तो आगे हम इस चीज़ पर क्वेश्चन करेंगे, अभी फिलहाल हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में क्या बोला कि Mn और Mp न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास रिप्रेजेंट कर रहा है। M और N क्या है? मास MnZ, प्रोटॉन है, तो करेक्ट रिलेशन बताओ। तो ये जब मास मेरा न्यूक्लियस में था तब बराबर तो नहीं होगा, जब सबको तोड़ तोड़ के गिनना चालू किए तो ज़्यादा निकला था। तो ये देखो, इसमें देखो, जब मैं तोड़ के गिन रहा हूँ सबको, मास ऑफ न्यूट्रॉन को मल्टीप्लाई किया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से, मास ऑफ प्रोटॉन को मल्टीप्लाई किया नंबर ऑफ प्रोटॉन से, मतलब जब मैं तोड़ तोड़ के गिन रहा हूँ एक एक करके तब ज़्यादा निकल रहा है। ये बात सच होती है, और मैं खुद कम होती है कि ज़्यादा होती है भूल जाता हूँ, इसीलिए आप लोग को ऐसे याद दिलाया। अब देखो इस क्वेश्चन में और एक बात बतानी थी। ये जो डेल्टा एम है इसी के करस्पॉन्डिंग एक एनर्जी रिलीज होगी जिसका नाम है बाइंडिंग एनर्जी। मतलब इतना मास बढ़ गया है, इसके करस्पॉन्डिंग ये इक्वेशन थी ना, E बराबर mc²। तो यहाँ पर ये जो मास में चेंज हो रहा है, इस मास के चेंज के करस्पॉन्डिंग एक एनर्जी रिलीज होगी जिसका नाम होगा बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है भाई? बाइंडिंग एनर्जी मिनिमम अमाउंट ऑफ वो एनर्जी होती है जो इस बड़े मास को तोड़ने में यूज होगी या लगेगी। ध्यान देना। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे भाई डील? तब इस क्वेश्चन को हम ऐसे डील करेंगे कि पहली बात,
पहली बात, ये मेरा मास है, ये बाइंडिंग एनर्जी है। एनर्जी को मास में जोड़ रहे हो तो ये तो डायमेंशनली गलत हो गया बकलोल। एनर्जी को मास में जोड़ रहे हो ये भी डायमेंशनली गलत हो गया। तो सही क्या होगा? बाइंडिंग एनर्जी को आपको फील करा दूंगा सिंपली E बराबर mc² से, इसकी गारंटी है। ये m क्या है? डेल्टा m है। अब बाइंडिंग एनर्जी नथिंग बट क्या है? एनर्जी ही है, तो ये बाइंडिंग एनर्जी है। अब इंटू मेरा हो जाएगा c का स्क्वायर। अब ये डेल्टा m का वैल्यू मिल जाए तो काम हो जाए मेरा। ये डेल्टा m क्या होगा? डेल्टा m होगा जब ज़्यादा को गिन रहे थे तब वाला मास, और उसके बाद जो अकेला मास था वो वाला मास। तो अकेला मास कौन है इसमें? ये सिंपली ये इस फॉर्म में इक्वेशन आएगी, उसका टेंशन मत लो। तो ये मेरा अकेला वाला मास है जब टूटा नहीं था न्यूक्लियस तब का, और ये अलग अलग जब सबको तोड़ दिया, मतलब जेड मास ऑफ प्रोटॉन था उसको तोड़ा, प्लस न्यूट्रॉन का अच्छा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है? A-Z ही तो होता है। न्यूट्रॉन का मास से न्यूट्रॉन को मल्टीप्लाई किया। अच्छा ज़्यादा कौन होगा? तोड़ने पर ज़्यादा होगा या एक रहने पर? भाई जब टूट गया था अलग अलग नोट दिया तब ज़्यादा निकला। तो क्या मैं इस डेल्टा m की जगह ये ज़्यादा वाला माइनस कम वाला कर दूँ तो कोई समस्या आपको नहीं? ZMP प्लस A-Z इंटू mn ये होगा। ये मेरा तोड़ने के बाद मास है। अब इसको हम माइनस करेंगे किससे? इससे, मतलब m जिसका मास नंबर A है, Z एटॉमिक नंबर है। अब मुझे चाहिए कि ये वाला पार्ट इस साइड हो, और वैसे भी अरे यार प्रॉपर लिखता हूँ, रुको। बाइंडिंग एनर्जी बराबर Z मास ऑफ प्रोटॉन प्लस A-Z मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस कैपिटल M A, Z इंटू C का स्क्वायर। तो मुझे चाहिए इसके फॉर्म में आंसर, तो इस C को इस साइड लेके आ जाऊंगा तो ये डिवीजन में आ जाएगा, और उसके बाद मुझे इसके फॉर्म में चाहिए तो इसको इस साइड लेके चला जाऊंगा, इस पूरे को इस साइड, इस पूरे को इस साइड। तो क्या हो जाएगा? ये प्लस में हो जाएगा जो माइनस में था, और ये इस साइड आएगा जब, तो Z मास ऑफ प्रोटॉन प्लस A-Z मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस बाइंडिंग एनर्जी बाई C का स्क्वायर, ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो क्या आपने E बराबर mc² से ये चीज़ फील की? ये डेल्टा m जो आ रहा था वो क्यों आ रहा था? ये वही डेल्टा m है kg के टर्म्स में, ये वही डेल्टा m है मास के टर्म्स में। तो हमारा कौन सा आंसर मैच कर गया? ये वाला। सिंपल। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या है भाई? मास ऑफ प्रोटॉन दिया है मुझे, मास ऑफ न्यूट्रॉन दिया है, बाइंडिंग एनर्जी बतानी है। कैसे बताएंगे? तो बाइंडिंग एनर्जी जो वेट ठीक, फिर से करते हैं भाई इस क्वेश्चन को। क्या था क्वेश्चन? स्टार्ट ही कर रहे थे हम। इस क्वेश्चन हमको बाइंडिंग एनर्जी पूछ लिया, तो अभी हमने बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला एक तरह से डिराइव ही किया था। ये होता है Z मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है A-Z। Z क्या है? एटॉमिक नंबर। A क्या है? मास नंबर। और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे मास ऑफ न्यूट्रॉन से माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस जो हमको अकेला दिया है। ये मेरा होगा बाइंडिंग एनर्जी। किसके फॉर्मेट में? ऐसा तो आया नहीं था भाई, यही चीज़ ने हमने डिराइव करके लिखी थी, दूसरी चीज़ नहीं लिखी थी। फिर उसको E बराबर mc² के फॉर्म में कन्वर्ट किया था। तो क्या यहाँ पर आने तो C²। अब तो कोई समस्या नहीं है, नहीं अब कोई समस्या नहीं है। ये डेल्टा m हो गया, ये C² हो गया, तो यहीं रहने दो C² को ना। ये डेल्टा m हो गया। अब डेल्टा m हम निकाल लेते हैं। कितना है भाई? मास ऑफ प्रोटॉन कितना है? 1 भाई न्यूक्लियाई के ये चैप्टर में इतना खतरनाक कैलकुलेशन होता है और कहीं नहीं होता है ऐसा। इतना है, और क्या है? प्रोटॉन हीलियम है, तो ऐसा हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्लस A-Z। ए कितना है? 4। Z कितना है? 2 है। और मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना दिया है? 1.0087, तो मल्टीप्लाई बाई 1.0087, ये हमको मास ऑफ न्यूट्रॉन दिया है। फिर उसके बाद मास ऑफ न्यूक्लियस कितना दिया है? 4.005 दिया है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कुछ हमारा 2.0146 आ जाएगा, प्लस इसमें से 2 जाएगा, फिर इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2.0174 आ जाएगा, फिर इसमें से माइनस करेंगे 4.0015 को।
4.0015 को इंटू बाहर मेरा c² है ही भाई, तो ये 2 2 4 हो जाएगा, तो 4.0320 माइनस 4.0015 से माइनस करेंगे इंटू c² इंटू c²। अब मेरा डेल्टा एम आ जाएगा, ये हो जाएगा 0.0320 मल्टीप्लाई बाई, अब यहाँ पर एक चीज़ याद दिलाया था मैंने, 1 AMU की वैल्यू 931.5 होती है। ये जो 931 पॉइंट है ना, ये क्यों आई है पता है? E बराबर डेल्टा MC² में, एक C का स्क्वायर डेल्टा M की जगह 1 AMU, तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो मैं 1 AMU मान लो, और फिर इसकी जगह पर हम 931.5 पुट कर देंगे। अब एक बात बताओ, इसको कैसे सॉल्व करोगे? इसको हम एक सिंपल तरीके से सॉल्व कर लेंगे। कैसे करोगे बताओ? है मेगा इलेक्ट्रॉन है, मेगा मतलब 10⁻⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर है कि मेगा इलेक्ट्रॉन? ओह शिट, मेगा इलेक्ट्रॉन में ही आंसर है। तो हम एक काम करेंगे, क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दें, ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसमें जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लगभग हो जाएगा 3.05, डेल्टा एम 3.05 आया, मैं यहाँ पर 05 है भाई, तो 3.05 हो जाएगा। तो जब मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये डेसिमल ऊपर वाला यहाँ आ जाएगा, 3.05 मल्टीप्लाई बाई 931 डिवाइडेड बाई 100, ऊपर नीचे दोनों जगह 100 से मल्टीप्लाई किया। अब जब इसमें 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये 9 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 9 तरीक 27 के अराउंड वाला मेरा आंसर होगा, और 27 के अराउंड एक ही आंसर है ये वाला। आगे चलेंगे, बाइंडिंग एनर्जी हमको दिया है, बताना है कौन ज़्यादा स्टेबल है। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जो होता है, पर न्यूक्लियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी होता है, या हम ऐसा भी कह सकते हैं बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय मास नंबर, ऐसा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या करेंगे भाई, तो हम एक काम करेंगे, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस, जब इसको हम मास से डिवाइड कर देंगे तो हमको स्टेबिलिटी मिल जाएगी। तो हीलियम की बाइंडिंग एनर्जी कितनी है? 27 है, इसको डिवाइड करो 4 से, लिथियम कितनी है, जो भी है उसको डिवाइड करो 7 से, तो ये 4 छंग 24, 4 सते 28, लगभग 3.9 के अराउंड आएगा, और ये 7 छंग 42, 7 पचे 35, ये लगभग 5 के अराउंड आएगा। तो क्या मुझे बताओ, एक सेकेंड, 4 पचे 20, 4 छंग 24, तो ये लगभग 6.9 के अराउंड आ रहा है, ये 5 पॉइंट समथिंग आएगा। तो क्या मुझे बताओ, इसको तोड़ने में ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी लग रही है पर न्यूक्लियॉन, और इसको तोड़ने में कम? जिसको तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी लगेगी वो तो ज़्यादा स्टेबल रहा ही होगा भाई, इसीलिए तो ज़्यादा एनर्जी लग रही है। तो हीलियम का न्यूक्लियाई मोर स्टेबल होता है देन लिथियम का न्यूक्लियाई। और वैसे भी जब हम बाइंडिंग एनर्जी बाई ए टू जेड का ग्राफ पढ़ते हैं तो कुछ ऐसा पीक बनता है, और यहाँ पर मैक्सिमम पीक Fe का आता है, सबसे ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी Fe की होती है, इसका मतलब ये मोस्ट स्टेबल होता है, लगभग जो भी छोड़ोगे। और ये जो पीक होता है ना, यहाँ पर हीलियम आ जाता है, तो जो पीक पे होता है वो आजू बाजू वाले से ज़्यादा स्टेबल होता है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय। हेलो, तो कैसे हैं आप लोग? तो मैं आपका बायोयो रामलाल आ गया सेकंड क्लास में न्यूक्लियाई के, जिसमें जो भी क्वेश्चन किए हैं फटाफट से हम करेंगे। हमारा पहला सवाल है, रेडियस ऑफ जर्मेनियम न्यूक्लियाई दिया है जो कि ट्वाइस है रेडियस ऑफ बेरिलियम के। तो इस क्वेश्चन में हमारा ये वाला कंसेप्ट लगेगा, कौन सा वाला, कि रेडियस न्यूक्लियस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास नंबर के पावर 1/3 के। अब मुझे क्या दिया है, रेडियस ऑफ जर्मेनियम का रेडियस दोगुना है। देखो आपको कन्फ्यूजन होगा कि यहाँ पर 2 लगाऊं या फिर रेडियस ऑफ बेरिलियम पे 2 लगाऊं, तो इसका उपाय बताऊं, रेडियस ऑफ बेरिलियम ऑफ, जहाँ पर ऑफ आ जाए वहाँ पर मल्टीप्लाई करके 2 लिख दो, तो ये 2 ऑफ किसके साथ है, बेरिलियम के, इसलिए मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई लगाऊंगा। मैं भी ये गलती पहले बहुत करता था, अब नहीं करता। तो ये मेरा रिलेशन आ गया। अब रेडियस ऑफ जर्मेनियम बाई रेडियस ऑफ बेरिलियम हो जाएगा मास नंबर ऑफ जर्मेनियम डिवाइडेड बाय मास नंबर ऑफ बेरिलियम का पावर 1/3। हमको नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन जर्मेनियम बताना है, नथिंग बट ये कुछ नहीं है, मास नंबर ऑफ जर्मेनियम ही है। अब मुझे इसका रेशियो दिया था, तो क्या मैं यहाँ से अगर इसको इस साइड लेके आऊँ तो Rg/Rb मेरा 2 हो जाएगा, तो मैं अब इसकी जगह पर 2 रख दूंगा, और ये हो जाएगा Ag/Ab। यहाँ पर पावर 1/3 था, मैं उस तरफ लेके जाऊँगा तो ये 2 हो जाएगा, पलटी मार देता है पावर, तो ये हो जाएगा 4 = Ag डिवाइडेड बाई AB, मास नंबर ऑफ बेरिलियम टू मास नंबर ऑफ जर्मेनियम ही लेना, हाँ।
बेरिलियम का मास नंबर कितना दिया है 9, तो यहाँ पर हो जाएगा मास नंबर ऑफ जर्मेनियम डिवाइडेड बाई 9 इंटू 4, तो 9 चौक तो 36 होता है। अरे भाई यहाँ पर 3 था, यहाँ पर 3 था, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो यहाँ पर 9 वर्ड 72 होगा, मतलब ए जी का पावर, ए जी मतलब मास नंबर ऑफ न्यूक्लियन जो जर्मेनियम में होगी वो 72 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ किसकी एवरेज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियन इनसाइड द एटॉमिक न्यूक्लियस इज, एवरेज बाइंडिंग एनर्जी कितनी होती है? तो आप इसको याद कर लेंगे कि एवरेज बाइंडिंग एनर्जी होती है वो 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर में होती है। आगे चलेंगे अगले सवाल में। अगला सवाल क्या है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का ग्राफ दिया है। इससे पहले एक बार हम खुद ही बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का ग्राफ बनाएंगे। ये कुछ ऐसे ऐसे बनता है, फिर ऐसे आ जाता है। यहाँ पीक पर एफ ई होता है, एफ ई होता है। ये किसका ग्राफ है? बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियन डिवाइडेड बाई एटॉमिक मास इनटू ये क्या है? एटॉमिक नंबर है। तो देखो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है बाइंडिंग एनर्जी पहले इंक्रीज हो रही है, फिर मैक्सिमम है, फिर बाइंडिंग एनर्जी डिक्रीज हो रही है। इसका क्या मतलब है जानते हैं कि हर कोई चाहता है कि मेरी बाइंडिंग एनर्जी ये हो। यहाँ पर छोटे छोटे न्यूक्लियस चाहेंगे कि हम जुड़ के एक ऐसा न्यूक्लियस बनाएं जो कि बाइंडिंग एनर्जी जिसकी इतनी हो। अब जिसकी एनर्जी ज़्यादा होती है वो अनस्टेबल होता है, लेकिन जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा होती है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। इस कंसेप्ट को याद रखिएगा। अब दो छोटे छोटे न्यूक्लियन जुड़ के एक बड़ा न्यूक्लियन बना लिए, इसी को हम बोलते हैं क्या? फ्यूज़न। फ्यूज़न मतलब जुड़ना। और यहाँ पर जिसका एटॉमिक मास बहुत ज़्यादा है, देखो जो बहुत छोटा है वो भी दुखी है, जो बहुत बड़ा है वो भी दुखी है। सर ने इसको क्लास में बताया था, जिसका बहुत छोटा है वो भी दुखी है, जिसका बहुत बड़ा है वो भी दुखी है, तो जिसका मीडियम साइज़ है सिर्फ वही खुश है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा साइज़ है, बहुत ज़्यादा एटॉमिक नंबर है, लगभग 236 वाला, तो ये टूट के इतना छोटा छोटा बनना चाहेंगे। तो ये टूटने का प्रोसेस है ना, इसी को हम क्या कहते हैं? फिजन कहते हैं। क्या कहते हैं? फिजन कहते हैं। ठीक है। और फ्यूज़न में भी क्या होती है? एनर्जी रिलीज होती है। इस बात को ध्यान रखना, एनर्जी रिलीज होती है और फ्यूज़न में भी एनर्जी रिलीज होती है, और दोनों में एनर्जी रिलीज होती है। और एनर्जी रिलीज होने से होता क्या है? स्टेबिलिटी बढ़ती है। ठीक है, ठीक है। और दूसरी बात, जब एनर्जी रिलीज होगी तो बाइंडिंग एनर्जी बढ़ेगी। एनर्जी नहीं, बाइंडिंग एनर्जी। एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है। यहाँ पर एनर्जी रिलीज हो रही है दोनों केस में, चाहे वो फिजन हो चाहे वो फ्यूजन हो। एनर्जी रिलीज हुई तो बाइंडिंग एनर्जी बढ़ी, मतलब स्टेबिलिटी उस न्यूक्लियस की बढ़ी। अब इस क्वेश्चन में चलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? बाइंडिंग एनर्जी और मास नंबर का, इसने मास नंबर का दे दिया, एटॉमिक नंबर नहीं। तो आप मास नंबर एटॉमिक नंबर कुछ भी ले सकते हैं। तो जेड की जगह पर यहाँ पर ए है। अब देखो हमको बताना है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सोन इन फिगर ABCD 4 न्यूक्लियर इंडिकेटेड का प्रोसेस जिसमें एनर्जी रिलीज हो। अब पहला प्रोसेस क्या है? C से 2D बन रहा है। देखो C से 2D बन रहा है भाई, यहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी मेरी कम हो रही है और इसलिए ये अनस्टेबल होगा, मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, एनर्जी रिलीज नहीं होगी, तो ये नहीं होगा। ए से C और D बन रहा है। ए से C बनने पर तो एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन ये D भी बन जा रहा है, इस वजह से ये गलत है। अब B से CD देखते हैं। B से C बनने पर तो एनर्जी रिलीज होगी, लेकिन D बनने पर एनर्जी रिलीज नहीं होगी, इसलिए ये गलत है। ये थर्ड वाला ही सही है। क्यों? क्योंकि A से हमारा C बन रहा है, हमारी बाइंडिंग एनर्जी यहाँ पर देखो कम है, फिर C पर जाने पर बाइंडिंग एनर्जी बढ़ रही है। बाइंडिंग एनर्जी बढ़ रही है तो एनर्जी रिलीज होगी और स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी। तो यहाँ से हमारा आंसर ये होगा, और इसी में क्या हो रहा है? सिर्फ ये बन रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। अब आगे वाली चीज़ आगे वाली चीज़ ये है कि हमको अब बताना है न्यूक्लियाई ए है वो डिवाइड हो रहा है, ए न्यूक्लियाई डिवाइड हो रहा है बी और सी में। ये फिजन प्रोसेस है, टूटना है। बाइंडिंग एनर्जी ये दिखती है, इसकी ये है, इसकी EB है, इसकी EC है। तो हमको बताना है फिजन में क्या होता है भाई? फिजन में एनर्जी रिलीज होती है। अब एनर्जी रिलीज होती है का क्या मतलब है? एनर्जी रिलीज होती है का ये मतलब है, यहाँ पर इसने स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया। अच्छा बाइंडिंग एनर्जी दिया है, ओह शिट, मुझे लगा नहीं मेंशन किया। तो ये टूटेगा ही क्यों? ये इसलिए टूटेगा क्योंकि ये बहुत बड़ा था। ये टूटेगा तो बाइंडिंग एनर्जी बढ़ेगी, इसीलिए तो टूटा। और बाइंडिंग एनर्जी बढ़ेगी तभी तो ये स्टेबल होगा।
क्यों कोई टूटेगा भाई, क्यों? मज़ा आ रहा है टूटने में? नहीं। इसीलिए ताकि वो अपनी बाइंडिंग एनर्जी बढ़ा सके और स्टेबल बन सके। तो यहाँ से यहाँ जाने में जो एनर्जी होगी इन दोनों की ज़्यादा होगी, ये बाइंडिंग एनर्जी इन दोनों की मिला के ज़्यादा होगी इसके कंपेयर में, इसीलिए ये टूटा। तो बी और सी की एनर्जी ई के कंपेयर में ज़्यादा होगी, मतलब फर्स्ट वाला आंसर। आगे चलेंगे। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ एटॉमिक मास हैज़ शार्प पीक वैल्यू फॉर हीलियम न्यूक्लियस। ये जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का ग्राफ होता है ना, ये कुछ ऐसा 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 होता है। तो ये पीक पर ना मेरा हीलियम आता है। ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है कि हीलियम जो है उसकी बाइंडिंग एनर्जी उसके आजू बाजू वालों से ज़्यादा है। मतलब ये बहुत अच्छा स्टेबल है, इसको ईजिली तोड़ नहीं सकते, ये रेडियो एक्टिव नहीं है, ये फिजिबल नहीं है। फिजिबल मतलब टूटना। ये बहुत स्टेबल है, पीक वही बताता है। अब आगे भाई बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हमको दिया है और हमको अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड बतानी है। तो कैसे बताएंगे? ऐसे बताएंगे कि जब बाइंडिंग एनर्जी के टर्म्स में सारी वैल्यूज़ दी हो, ध्यान से देखो, बाइंडिंग एनर्जी के टर्म्स में दी है तो क्या करते हैं, जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है उसको क्यू बोलते हैं। ये जो क्यू वैल्यू होगी ना, वो अगर सिर्फ एनर्जी दिया है तो एनर्जी के टर्म्स में, बाइंडिंग एनर्जी के टर्म्स में प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होती है। और अगर ये मासेस दिया रहता तब रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होता है, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एनर्जी वाला टर्म मास के इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है। अब आप बोलेंगे ई बराबर एम सी स्क्वायर होता है, तो डायरेक्ट है। ऐसे नहीं ध्यान रखना है, बाइंडिंग एनर्जी वाला ध्यान रखना है। बस आप इतना याद रखो कि क्यू वैल्यू जब हम लिखेंगे एनर्जी बाइंडिंग के टर्म्स में तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करेंगे, और जब मास के टर्म्स में लिखेंगे तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करेंगे। यहाँ पर हमको बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दिया गया है। क्या दिया गया है? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 782 दिया है, और ये पर न्यूक्लियन है। प्रॉब्लम ये है, ये 190 है। अब तो मैं लिखूंगा क्यू वैल्यू बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। क्यू वैल्यू बाइंडिंग एनर्जी के टर्म्स में प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करते हैं। अब ये पर न्यूक्लियन दिया है, ये एक न्यूक्लियन को तोड़ने में, मतलब x के एक न्यूक्लियन को तोड़ने में 7.4 MeV लग रहा है। तो x के कितने ऐसे न्यूक्लियन हैं? 200। तो मल्टीप्लाई कर देंगे 200 का। ये मेरा बाइंडिंग एनर्जी हो गया, किसका? रिएक्टेंट का। अब आगे आते हैं। ए और बी दोनों का बाइंडिंग एनर्जी पर इलेक्ट्रॉन एक ही वैल्यू है, मतलब 8.2 8.2। मतलब इसका एक न्यूक्लियन तोड़ने के लिए 8.2 लगता है, इसका भी 8.2, और दोनों मिला के कितना है? कितने न्यूक्लियन है दोनों मिला के? 190 प्लस 10 मतलब 200। तो यहाँ पर भी हम 200 ही लिख देंगे। अब हम एक काम करेंगे, ये तो प्रोडक्ट था, तो प्रोडक्ट की बाइंडिंग एनर्जी मतलब 200 मल्टीप्लाई बाई 8.2। अब दोनों में मैंने 8.2 क्यों लिया? क्योंकि भाई वैल्यू सेम थी और दोनों जोड़ने पर 200 आता है। माइनस 200 माइनस 7.4 कर देंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 200 को हम कॉमन ले लेंगे, 8.2 से माइनस कर देंगे 7.4, और ये बच जाएगा कितना? 200 मल्टीप्लाई बाई 0.8 के अराउंड। 0.8 या 0.6? 8.2 है, हाँ 0.8। 8 दूनी कितना होता है? 16 होता है। तो ये लगभग 160 MeV आ जाएगा। अगर ये एक रहा होता 200 होता, एक से कम है तो 200 से कम आएगा, 200 से कम 160 है, सिंपल। और ये देखो नंबर 8 दूनी 16, 16 के टर्म्स में वाला आंसर मतलब ये वाला। आगे चलेंगे। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ ड्यूट्रॉन। ड्यूट्रॉन क्या होता है भाई? ड्यूट्रॉन हाइड्रोजन जैसा ही होता है, सिर्फ यहाँ पर 2 होता है मास नंबर। अल्फा पार्टिकल क्या होता है? अल्फा पार्टिकल नथिंग बट हीलियम होता है, ये 2 ये 4 आर रिस्पेक्टिवली। इनकी बाइंडिंग एनर्जी x1 और x2 है। अरे यार हीलियम है He2 4, ये ड्यूट्रॉन है। क्यू वैल्यू ऑफ रिएक्शन बतानी है। अब मुझे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दे दी है, तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी कितना है? न्यूक्लियन है इसमें 2 न्यूक्लियन, 2 2 4 न्यूक्लियन। इन 4 न्यूक्लियन को, एक न्यूक्लियन को तोड़ने की एनर्जी x1 है, तो 4 की हो जाएगी 4 × x1। अब इसमें भी हीलियम में भी 4 न्यूक्लियन है और एक न्यूक्लियन को तोड़ने की एनर्जी x2 है, तो x2 लिख देंगे। तो अब Q इन टर्म्स ऑफ बाइंडिंग एनर्जी हो जाएगा बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट की बाइंडिंग एनर्जी कितनी है भाई? हीलियम प्रोडक्ट में है, तो 4x2 माइनस 4x1। यहाँ से 4 को कॉमन निकाल लेंगे और x2 माइनस x1 कर देंगे, तो 4x2 माइनस x1 वाला मेरा सही आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे।
ये क्वेश्चन आपको याद रख लेना है कि जो हमने ग्राफ बनाया था बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियॉन वाला, वहाँ पर जो पीक आई थी सबसे बड़ी, वो किसकी आई थी? वो Fe की थी, मतलब आयरन की थी। आयरन की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन सबसे ज़्यादा होती है। आगे चलेंगे। हाउ डज द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन वेरीज ऑन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन। तो आपने देखा था बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियॉन की पहले बढ़ती है फिर कम होने लगती है। मतलब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन फर्स्ट इंक्रीजेज देन डिक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग मास नंबर। पहले बढ़ेगी फिर घटने लगेगी। मतलब थर्ड वाला मास नंबर हमको दिया है लिथियम का इतना AMU लेस है देन सम ऑफ ऑल न्यूक्लियॉन्स। मतलब ये कि जब ये 50,000 की गड्डी थी, उससे जब अकेला अकेला मैं गिन रहा हूँ तो ये कम है और जब तोड़ के गिना तो ज़्यादा था। तो ये जो इतना लेस बोला ना, ये मेरा सिंपली डेल्टा एम है। मतलब मास में डिफरेंस, जैसे 500 रुपये का डिफरेंस आया था नोट को गिनने में, वैसे ही ये सिर्फ डिफरेंस है। तो मुझे बतानी है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इसके न्यूक्लियस की। अब बाइंडिंग एनर्जी का मैंने फॉर्मूला बताया था, एक था सबके टर्म्स में, एक था सिंपली डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। इसी डेल्टा एम को हम क्या लिख देते हैं, ऐसे लिखते थे कि नहीं, जेड इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस ए माइनस जेड मास ऑफ न्यूट्रॉन, सिर्फ इसी डेल्टा एम को, माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस इसी डेल्टा एम को। अब इसमें डेल्टा एम की डायरेक्ट वैल्यू देती थी 0.042 AMU इंटू सी का स्क्वायर। अब 1 AMU इंटू सी का स्क्वायर जो होता है वो मेरा होता है 931.5। तो हम 0.042 में 931 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये लगभग मेरा हो जाएगा 931 मल्टीप्लाई बाई, इसको मैं 40 मान लूँ। और मैं एक काम करता हूँ, कौन सा काम, 0.04 को 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 1000 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, दोनों साइड की 100 से करूँ, 1000 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 100 से करता हूँ, 1 2, तब ये यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर 100 हो जाएगा। अब इस 100 को इससे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा, और 9 चौक 36, मतलब 36 के अराउंड, 36 से ज़्यादा ही आंसर आएगा, मतलब 40 के आसपास वाला आंसर होगा। 40 के आसपास वाला यहाँ पर आंसर ये वाला है, तो आप ऐसे ये वाला मार्क कर देंगे, लेकिन ये गलत हो जाएगा। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि क्वेश्चन में बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियॉन नहीं पूछी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन पूछी है। ये एनर्जी है लिथियम के 7 न्यूक्लियॉन को तोड़ने में। तो एक न्यूक्लियॉन को तोड़ने के लिए 7 से डिवाइड कर देंगे, और 7 चौक 42, 7 पचे 35, 5 पॉइंट समथिंग के ऑर्डर में इसका आंसर आएगा। मतलब ये वाला मेरा आंसर होगा, ये वाला नहीं। इस चीज़ को ध्यान रखना आप। आगे चलेंगे। अच्छा, हम लोग फिजिक्स में बहुत जगह बोलते हैं ना अल्फ़ा बीटा गामा, तो पेनिट्रेटिंग पावर क्या होती है अल्फ़ा बीटा गामा की? अल्फ़ा बीटा गामा के पावर में ही होती है सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर, इसकी होती है, फिर इससे कम, फिर इससे कम। अरे यार, हम कुछ भी लेते थे ना अल्फ़ा, अब कैसे बताऊँ आपको, केमिस्ट्री पढ़ते हो? हाँ, अगर यहाँ पर मेरा सेंट्रल ग्रुप लगा है तो इसको बोलते हैं अल्फा कार्बन, इसको बोलते हैं बीटा कार्बन, इसको बोलते हैं गामा कार्बन। अल्फा बीटा गामा केमिस्ट्री में भी ऐसे पढ़ते होंगे। तो अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा कहाँ काम देगा, कहाँ काम देगा? तो कहीं तो काम नहीं दिया, लेकिन ये ऑर्डर रखने में काम दे दिया कि सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर गामा की होगी, फिर बीटा की होगी, फिर अल्फा की होगी। तो पेनिट्रेटिंग पावर मीडियम में पहले अल्फा बीटा गामा ये वाली हो जाएगी। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि अल्फा डी के क्या होता है, बीटा डी के क्या होता है। तो बस इतना याद रखो, जितना मैं बता रहा हूँ उतना ही। अल्फा डी के में होता ये है कि मास नंबर, मतलब ए जो है वो -4 किया जाता है और जेड को -2 किया जाता है। जो क्वेश्चन में रिएक्टेंट दिया होगा उसका हम मास नंबर, मतलब मोलर मास या एटॉमिक मास 4 से कम करते हैं अल्फा डी के में, और एटॉमिक नंबर 2 से कम करते हैं। और जब बीटा माइनस डी के बोले या सिर्फ बीटा बोले तो आप बाय डिफ़ॉल्ट बीटा माइनस ही समझेंगे, बीटा प्लस नहीं समझेंगे। और बीटा माइनस बोल रहा है ना, माइनस भले बोला लेकिन इसमें हम ऐड करते हैं, हम एक ऐड करते हैं, क्या, जेड में एक नंबर ऐड करते हैं, मतलब एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ा देते हैं। बस इतना चीज़ याद रख लो, आपके सारे सवाल बन जाएंगे। अब मुझे बताओ, ये मेरा रिएक्टेंट है जिसका एटॉमिक नंबर n है, मास नंबर m है, इसमें एक अल्फा डीके हुआ,
तो मैं कह सकता हूँ कि जो जेड बनेगा उसमें मास नंबर में 4 का माइनस करेंगे और एटॉमिक नंबर में 2 से माइनस करेंगे। तो देखो बीटा में कभी भी मास नंबर में माइनस नहीं होगा, तो -6 वाला नहीं होगा, इन दोनों में से एक होगा। अब यहाँ पर दो बीटा माइनस डी के हुआ, बीटा माइनस डी के 2 बार हुआ, तो इसमें हम +2 करेंगे, तो जेड एम -4, इसमें +2 करेंगे तो सिर्फ एन बच जाएगा। तो जहाँ पर अकेला एन हो वही वाला मेरा आंसर, मतलब थर्ड वाला मेरा आंसर है। अब इसमें देखो न्यूक्लियर रिएक्शन में ये चीज़ हो रही है। अब यहाँ से यहाँ आने में एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ रहा है, तो ये किस में होता है, बीटा माइनस डी के में, या अगर सिर्फ बीटा बोले तब भी आप बीटा माइनस ही समझेंगे। तो ऐसा कब होता है, बीटा माइनस में, भले से माइनस है लेकिन प्लस के होता है, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब यहाँ से यहाँ जाने में देखो मास नंबर 4 से कम हुआ, मास नंबर 4 से कम होने का क्या मतलब है कि अल्फा डी के हुआ होगा, तो इससे हमारा आंसर आ गया। और अल्फा डी के में एटॉमिक नंबर 2 से कम होगा, तो जेड +1 में -2 करेंगे तो जेड -1 बचेगा। ये देखो जेड -1। अब आगे क्या हुआ, आगे गामा डी के हुआ। गामा डी के मतलब गामा क्या होता है, ये नथिंग बट फोटोन होता है, फोटोन न्यूट्रल होता है और ये कोई चार्ज नहीं निकालता, तो ये एज इट इज़ रहेगा, बस इसकी एनर्जी लेस हो जाएगी। आगे चलेंगे। अच्छा क्वेश्चन खत्म, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय। हेलो हेलो, तो कैसे हैं आप लोग। तो मैं आपका भाई यो रामलाल आ गया थर्ड क्लास में न्यूक्लियाई के, जिसमें जो भी क्वेश्चन कराए हैं सर ने फटाफट से हम करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है, मान लेते हैं एम, न्यूक्लियस जिसका मास एम है, फोटोन फ्रीक्वेंसी न्यू का, न्यूक्लियस जो है फ्रीक्वेंसी इसकी इतनी है और न्यूक्लियस रिकॉइल हो रहा है, तो रिकॉइल एनर्जी क्या होगी। अच्छा एक बात बताओ, जो रेडियो एक्टिविटी होती है वो कोई एक्सटर्नल फोर्स लगने की वजह से होती है, नहीं, वो पी एक्सटर्नल 0 होती है। तो मेरा जो मोमेंटम होता है ना वो कंजर्व होता है, क्या, मोमेंटम कंजर्व होता है। और हमको पता है कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो p²/2m होती है। अब 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 ये कि मेरा यहाँ पर जो मास m एमिट कर रहा था फोटोन, यहाँ से गया और एक क्या बनाया, दूसरा न्यूक्लियस, और यहाँ से न्यू फोटोन निकला जिसकी एनर्जी न्यू थी। तो इनिशियली जो मोमेंटम था वो 0 था, तो फाइनली भी मोमेंटम 0 ही होगा। ठीक है, ठीक है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, यहाँ पर दो चीज़ था, क्या क्या था, एक ये फोटोन, एक ये बचा हुआ न्यूक्लियस। तो फाइनल मोमेंटम 0 है, तो मैं पी फाइनल बराबर 0 बराबर लिख सकता हूँ मोमेंटम ऑफ ये न्यूक्लियस प्लस मोमेंटम ऑफ फोटोन। हाँ, तो क्या मैं इसको यूज़ करके लिख सकता हूँ कि क्या मोमेंटम ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल टू माइनस ऑफ मोमेंटम ऑफ फोटोन। हाँ, अब फोटोन का मोमेंटम क्या होता है भाई, फोटोन का मोमेंटम होता है E बराबर प्रियंका चोपड़ा, तो यहाँ से फोटोन का मोमेंटम हो जाता है E/c। तो इस P की जगह पर हम क्या रखेंगे, E/c रख दिए, मुझे मोमेंटम ऑफ इस न्यूक्लियस का मोमेंटम पता चल गया। अब क्या, मुझे रिक्वाइल एनर्जी निकालनी है, तो यही काइनेटिक एनर्जी रिक्वाइल एनर्जी होती है, जो कि p²/2m होती है, जो न्यूक्लियस का मास m दिया है। अब ये p वैल्यू जो है ये न्यूक्लियस की है, इसको इसमें पुट करेंगे तो कितनी आई है भाई, E/c, तो E²/c²/2m आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये एनर्जी फोटोन की क्या होती है, भाई, एच होती है, और क्या होती है, तो बस एनर्जी की जगह पर एच रख देंगे, तो h²f²/c²/2m, ये होगी हमारी रिक्वाइल एनर्जी। क्या आपने रिक्वाइल वेलोसिटी वाला क्वेश्चन किया था गट बुलेट वाले में, कुछ इसी प्रकार से था। आगे चलेंगे। एक न्यूक्लियस है जिसका मास नंबर 220 है। अब अल्फा डी के में कल ही बताया था क्या होता है, ए मेरा -4 से कम करते हैं और जेड को -2 से कम करते हैं। मुझे न्यूक्लियस दे दिया है x, और ये अल्फा डी के में जा रहा है, मतलब ये अल्फा बनाएगा प्लस मान लो कुछ y बनाएगा। अगर इसका एटॉमिक मास a है और एटॉमिक नंबर z है, तो ये हो जाएगा a-4 डिवाइडेड नहीं, इसका z-2। अब मुझे Q वैल्यू ऑफ द रिएक्शन दे दी है, इतना है, तो Q वैल्यू रिएक्शन देती तो क्या, मुझे क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल।
तो मोमेंटम बैलेंस होने के कारण देखो, जब भी काइनेटिक एनर्जी पूछे तो आप लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी बराबर सिंपली लिखेंगे Q बाई ए। फिर से काइनेटिक एनर्जी पूछे तो Q बाई ए पहले लिख लो। क्या लिख लो? Q बाई ए लिख लिया। अब अगर मुझे अल्फा की काइनेटिक एनर्जी पूछे या जो न्यूक्लियस दिया है जिसका मास नंबर ए है उसकी काइनेटिक एनर्जी पूछे, तो अगर मुझे अल्फा की काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है तो यहाँ पर जो न्यूक्लियस दिया था उसका मास नंबर ए था, -4 कर देंगे, सिंपल है। और जब मुझे इसका पूछे क्या बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ पर सिंपली अल्फा का मास रख देंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है मास के। अब जब मोमेंटम कांस्टेंट हो, ये जो सीन है ना, ये पी को कांस्टेंट बना के बना है और रेडियो एक्टिविटी में मोमेंटम कांस्टेंट ही होता है। तो यहाँ पर मैं उस न्यूक्लियस का काइनेटिक एनर्जी लिख रहा हूँ, तो अल्फा पार्टिकल का मास कितना होता है? 4m होता है। तो हम यहाँ पर 4 लिख देंगे। अब मुझे निकालना है अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी, तो आप इस इक्वेशन को रट डालेंगे, जितना जल्दी उतना अच्छा होगा। तो बस अब हमको काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। ए हमारा कितना है? 220 -4। क्यू हमको क्वेश्चन में दिया है कितना है भाई? 5.5 डिवाइडेड बाई ए कितना है? 220। तो ये 220 हो गया। तो यहाँ से क्या बचा? 216 मल्टीप्लाई बाई 5.5 डिवाइडेड बाई 220। अब 216 को 220 से डिवाइड करेंगे, अगर ये 220 रहा होता तो 1 आता, 1 का मल्टीप्लाई करते तो ये इतना ही रह जाता, लेकिन ये छोटा है तो मेरा लगभग 0.89 के आसपास आएगा। तो 0.9 का मल्टीप्लाई 5.5 में करेंगे तो थोड़ी सी वैल्यू कम आएगी, ज़्यादा तो हो ही नहीं सकती, ज़्यादा तो हो ही नहीं सकती। ये लो थोड़ी सी कम वैल्यू यही मिल गई मुझे। अब आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार से है कि मुझे मदर न्यूक्लियस, वो दूसरा था ना, वो मदर न्यूक्लियस का मास नंबर था, वो जो ए लिखा था। तो अल्फा डीके हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी अल्फा डीके की मुझे दे दी है, कितनी है? 48। क्यू वैल्यू भी मुझे दे दी है, तो मुझे मास नंबर बताना है किसका? मदर न्यूक्लियस का। अब काइनेटिक एनर्जी जो अल्फा डीके की होती है वो क्या होती है? वो होती है मास नंबर ऑफ मदर न्यूक्लियस -4 इंटू क्यू बाई ए। ये मेरी काइनेटिक एनर्जी अल्फा डीके की होती है। अल्फा डीके की काइनेटिक एनर्जी दे दी है 48 mv, और मदर का मास नंबर ही तो निकालना है, इंटू क्यू वैल्यू दी है 50, और मदर का मास नंबर ही तो निकालना है। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 48 इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 50a बाई ए -4 इंटू 50 बाई ए से ए कैंसिल हो गया। अब 50 -5 20, तो ये हो जाएगा 200 बाई ए, ये हो जाएगा 48। अब इसको इस साइड लेके जाओ, इसको इस साइड लेके जाओ, तो ये हो जाएगा 200 बाई ए इज इक्वल टू 50 माइनस 48। 50 में से 48 जाएगा, 2 बचेगा, ये हो गया 200 बाई ए। 2 से इसको काटो और ए को इस साइड लेके चले जाओ, तो ए की जो मेरी वैल्यू है वो 100 आ जाएगी, मतलब मदर का मास नंबर 100 है। आगे चलेंगे। ये क्वेश्चन भी उसी तरह से सिमिलर है, सिर्फ थोड़ा सा चेंज है कि मदर का मास नंबर x दिया है और हमको x बाई 25 निकालना है। तो सेम तरीके से लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा ए -4 इंटू क्यू बाई ए, और यहाँ पर वैल्यू भी सेम दे दिया, तो हमारा ये भी 50 था, ऊपर भी 50 था, यहाँ भी 50 है, तो हमारा जो मास नंबर ए है वो 100 आ गया। और इसी ए को इस क्वेश्चन में x बोला था, लेकिन हमको पूछा है x बाई 25, तो 100 बाई 25 हो जाएगा 4, और हमारा 4 आंसर होगा। वैल्यू सेम थी इसीलिए आंसर भी सेम आएगा, बट यहाँ पर x नहीं पूछा है। पिछले क्वेश्चन में एक तरह से x ही पूछा था, मैंने यहाँ पर कैलकुलेशन क्यों नहीं किया, क्योंकि यही x आएगा। ऊपर वाला कैलकुलेशन आप देख सकते हैं, x बाई 25 ये आएगा। कैसे? 25 चौके 100 होता है ना, ऐसे। अब क्या? अब आपको थोड़ी सी थ्योरी पता होनी चाहिए इसके लिए कि न्यूक्लियर फोर्स जो होती है वो कैसी फोर्स होती है। कुछ न्यूक्लियर फोर्स की प्रॉपर्टी है। न्यूक्लियर फोर्स 2 टाइप की होती है, वीक न्यूक्लियर फोर्स और स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स। अगर कुछ ना बोले तो आप क्या लेंगे? स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स ही मानेंगे, अगर कुछ ना बोले सिर्फ न्यूक्लियर फोर्स लिखे तो। और जो न्यूक्लियर फोर्स होती है वो, इसकी कुछ प्रॉपर्टी है, मैं फटाफट से बोल देता हूँ, देख के ही बोलता हूँ। कैसी? ऑलवेज अट्रैक्टिव है, रेंज इसका बहुत शॉर्ट है, वेरी शॉर्ट रेंज है, अराउंड 10⁻⁻⁵, मतलब फर्मीमीटर के ऑर्डर में। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इलेक्ट्रॉन की 0 होती है, स्पिन डिपेंडेंट है, नॉन सेंट्रल है, नॉन कंजर्वेटिव है, मेडिएटेड बाय मेसॉन्स है, सैचुरेशन डिपेंडेंट है, मीडियम इंडिपेंडेंट है। और ये सारी चीज़ें एक तरह से उल्टा है किसकी?
ग्रेविटेशन में जो हम पढ़े थे फोर्स सेंट्रल है, इनवर्स लॉ को फॉलो करती है, तो ये इनवर्स लॉ को फॉलो नहीं करती है। और प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होती है वो सेम होती है, अगर सिर्फ वही लग रही है तो। हमको क्वेश्चन में पूछा है कि न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड टू प्रोटॉन न्यूट्रॉन कितनी होगी, तो ये सेम होती है। लेकिन अब थ्योरी वाला क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। लेकिन एक इसमें ट्विस्ट है क्वेश्चन में, आगे करेंगे वो क्वेश्चन। कहाँ थे हम? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट न्यूक्लियर फोर्स। अगर सिर्फ न्यूक्लियर बोला तो आप क्या लेंगे? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर वाला लेंगे। ऑबे यूनिवर्स स्क्वायर लॉ, भाई जो जो ग्रेविटेशन वाली फोर्स फॉलो करती है इलेक्ट्रोस्टैटिक वाली ये नहीं करता, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये शॉर्ट रेंज होती है, ये बात सही है। अब नेट न्यूक्लियर फोर्स, नेट फोर्स बिटवीन, नेट फोर्स पूछ लिया, यही इस क्वेश्चन का ट्विस्ट है। अगर आप आंख बंद करके ये मारते हैं तो आप गलत हो सकते हैं। ये नेट फोर्स बोल दिया। अब फोर्स प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, देखो प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन मेरा न्यूट्रल होता है, तो इसके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं लगेगी, सिर्फ न्यूक्लियर लगेगी। और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन दोनों न्यूट्रल है तो इसके बीच भी न्यूट्रल लगेगी, तो ये दोनों तो सेम होंगी। लेकिन मेरा जो प्रोटॉन और प्रोटॉन दोनों पॉजिटिव चार्ज होते हैं तो इसके बीच न्यूक्लियर फोर्स तो लगेगी, जैसे न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स तो लगेगी ही, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स भी लगेगी। और नेट फोर्स क्या हो जाएगी? न्यूक्लियर फोर्स तो बड़ी होती है, तो एफ न्यूक्लियर माइनस एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, मतलब न्यूक्लियर फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम कर रही होगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज थे, तो ये दोनों सेम होगा, ये दोनों सेम होगा, बट ये सेम नहीं होगा इसके साथ, तीनों अलग है, गलत है। ये ज़्यादा नहीं होगी, ये कम हो जाएगी। क्यों कम हुई? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को माइनस करेंगे इसमें। नेट पूछा था। अब दो प्रोटॉन है, प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज, उसको इस डिस्टेंस पर रखा, तो विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट अबाउट न्यूक्लियर एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कौन सी बात करेक्ट होगी न्यूक्लियर और इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए? तो एक बात बताओ, न्यूक्लियर फोर्स जो होती है वो 10⁻⁻15 के ऑर्डर में लगती है। यहाँ पे डिस्टेंस कितना है? 10⁻⁹ है, तो ये तो डिस्टेंस बड़ा हो गया। जब डिस्टेंस बड़ा हो गया तो एफ न्यूक्लियर लगेगा ही नहीं, जब लगेगा ही नहीं तो जीरो हो जाएगा, तो एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक बड़ी हो जाएगी। आगे चलेंगे। ड्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन क्या होता है भाई? ड्यूट्रॉन होता है एच, जिसका एटॉमिक नंबर 1 हो और मास नंबर 2 हो, उसको बॉम्बर्ड किया ऑक्सीजन के न्यूक्लियस पर तो अल्फा पार्टिकल एमिट हुआ। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे डील किया जाता है अब हम सीखेंगे। क्या? मेरा एक ऑक्सीजन का न्यूक्लियस था, ये देखो मेरा ऑक्सीजन का न्यूक्लियस हो गया। इसमें किया ये जाता है, ऊपर वाले क्वेश्चन में एक बात लिखी थी कि कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन हो, ए सेम रहता है, टोटल एनर्जी सेम रहती है, लीनियर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है, क्यू सेम रहता है, मतलब पार्टिकल का चार्ज और एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर दोनों बैलेंस होना चाहिए। अब ऑक्सीजन पर मैंने भिड़ाया ड्यूट्रॉन को, तो H12 बना, इसको भिड़ाया, ये ड्यूट्रॉन है, तो यहाँ से क्या निकला? अल्फा पार्टिकल। अल्फा मतलब हीलियम जिसका मास नंबर 4 है और Z2 है, प्लस क्या निकलेगा? मान लेते हैं कोई x एलिमेंट निकला जिसका नाम था x, जिसका मास नंबर फिल करना है और एटॉमिक नंबर फिल करना है। अब यहाँ पे हम लगाएंगे कंजर्वेशन। 16 + 2 कितना होता है? 18 होता है, तो यहाँ पर भी दोनों को जोड़ के 18 आना चाहिए। अब 4 में कितना जोड़ेंगे तो 18 आएगा? 14 भाई, 14 + 4 18। ये 4 पता था, ये 14 नहीं पता था, तो 14 वाला आंसर मतलब ये वाला आंसर। जब एक से आंसर नहीं निकलता, अगर दोनों में 14 होता तो क्या करते? 8 + 1 9, ये बराबर होगा 2 प्लस इसके, तो 2 + 7, ये बॉक्स में 7 होएगा, जिसमें 2 जोड़ेंगे तो 9 आएगा, मतलब यही वाला आंसर सही है। आगे चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन पॉजिटिव चार्ज, किसमें पॉजिटिव चार्ज होता है? तो भाई सबको पता है कि बीटा रे, मतलब अगर सिर्फ बीटा बोले तो निगेटिव होता है, गामा न्यूट्रल होता है, एक्सरे भी न्यूट्रल होता है, कोई चार्ज नहीं होता, ये ईएम वेव का पार्ट है। अल्फा पार्टिकल में He+2 रहता है, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज होता है। अब ये रिएक्शन देख के आपको रिएक्शन सीखना होगा। अच्छा, मैंने कल बीटा पॉजिटिव डी के नहीं बताया था ना? बीटा पॉजिटिव अगर लिखे तभी आप बीटा पॉजिटिव मानेंगे, अगर सिर्फ बीटा लिखे तो आप बीटा नेगेटिव मानेंगे। बीटा पॉजिटिव में क्या होता है कि जेड को हम प्लस है तो उल्टा माइनस करेंगे, एक कम करेंगे जेड को रिएक्शन में। अब ये रिएक्शन लिखने का तरीका है। इससे आपको क्या समझना है? इससे आपको ये समझना है कि ऐसे इसको तोड़ना है 2 पार्ट में। इसका मतलब ये दोनों के बीच रिएक्शन हुआ और ये निकला है, मतलब इसका 2 पार्ट में तोड़ेंगे तो x + n क्या है? n है न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन मतलब जिसका मास नंबर 1 होगा और एटॉमिक नंबर 0 होगा। अब इसका रिएक्शन होगा तो हमको अल्फा निकला और
Li7 और 3 निकला। अब अल्फ़ा का मास नंबर कितना होता है भाई 4, यहाँ पर कितना होता है 2, न्यूट्रॉन का 1, यहाँ पर 0, ये x था तो हमको ये x बताना है। तो क्या हम वही सेम चीज़ करेंगे, क्या बना लेंगे यहाँ पर एक डब्बा, ये डब्बा प्लस ये ऊपर वाला 1 बराबर होना चाहिए 7 + 4 मतलब 11 के। तो अगर यहाँ पर 11 है तो यहाँ पर मुझे क्या फिल करना पड़ेगा कि ये इसके बराबर हो जाए, मुझे यहाँ पर 10 फिल करना पड़ेगा, मतलब जिसका एटॉमिक नंबर 10 है, ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं। तो यहाँ से भी आप आंसर ला सकते हैं, या फिर ये 0 है, यहाँ पर मान लेते हैं डब्बा है, डब्बा प्लस 0 बराबर 3 2 5 होना चाहिए, और इसी में 5 है, सिंपल। अच्छा इसमें भी था, तो यहाँ पर अगर हम एटॉमिक नंबर से जाते तो एटॉमिक मास बाद में वेरीफाई करना ही पड़ता, तो फर्स्ट वाला मेरा आंसर हो गया। अब आते हैं इसमें, न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा है, मुझे बताना है, क्या बताना है कि ये कौन सा डीके है। तो भाई न्यूक्लियर रिएक्शन है और यहाँ पर सिर्फ एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ रहा है, तो बीटा डीके हो या बीटा माइनस डीके हो, इसी में +1 किया जाता है जेड में, तो बीटा डीके मेरा आंसर हो जाएगा। अब ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है, ऐसे क्वेश्चन में दिमाग लगता है थोड़ा, ज़्यादा नहीं। अल्फ़ा और बीटा डीके हो रहा है इसमें, ठीक है, कितना अल्फ़ा और कितना बीटा डीके हुआ है, ये मुझे बताओ कि इसका मास नंबर कितने से कम हुआ है। 200 - 159 मतलब 32 से कम हुआ है, और एक अल्फ़ा डीके में मास नंबर कितने से घटता है 4 से। इसको हम करेंगे 4 से डिवाइड, जब इसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमको मिल जाएगा नंबर ऑफ अल्फ़ा डीके, 4 × 8 = 32 मतलब 8 अल्फ़ा डीके हुआ है, मतलब हमारा ये आंसर नहीं ये आंसर नहीं। अब अल्फ़ा डीके में मास नंबर तो 4 से कम होता ही है, लेकिन एटॉमिक नंबर भी 4 से कम होता है, तो 8 अल्फ़ा डीके में 16 से मेरा जेड कम होगा। जेड कितना था 90 था, तो 90 - 16 करेंगे तो हमारा कुछ 74 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर 74 तो नहीं है 80 है, मतलब जितना एटॉमिक नंबर होना चाहिए था उससे कितना ज़्यादा, कुछ तो ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 6 ज़्यादा है, और एटॉमिक नंबर किस में जुड़ता है, कौन से डीके में, बीटा डीके में। तो कितना बीटा डीके हुआ है, एक बीटा डीके में 1 से एटॉमिक नंबर बढ़ता है, तो ऐसे 6 बीटा डीके हुए रहेंगे, मतलब 8 अल्फ़ा डीके और 6 बीटा डीके हुआ है, तभी ऐसा हुआ है। आगे चलेंगे, न्यूक्लियस ऑफ कैडमियम दिया है 2 सक्सेसिव बीटा डीके। अब देखो सिर्फ बीटा डीके लिखेगा तो आप क्या मानेंगे, बीटा माइनस डीके। न्यूक्लियस ऑफ इसका न्यूक्लियस है, 2 सक्सेसिव बीटा डीके हो रहे हैं, तो बीटा माइनस डीके में क्या होता है +1 होता है जेड, मतलब सी डी होगा कि क्या होगा नहीं पता, लेकिन 48 में 2 जोड़ेंगे मतलब 50 कर देंगे। अब देखो 50 सिर्फ 2 में है, और मास नंबर बीटा डीके में नहीं चेंज होता, ये 115 का 115 ही रहेगा, मतलब ये वाला नहीं होगा और ये वाला हो जाएगा। अब आते हैं अपने सवाल पर, यूरेनियम आइसोटोप है जिस पर बॉम्बार्ड किया किसका, न्यूट्रॉन का। न्यूट्रॉन मतलब ये 0 1, ये जनरेट कर रहा है क्रिप्टॉन और 3 न्यूट्रॉन, तो क्या इसके साथ में पैदा लेगा। यूरेनियम को बॉम्बार्ड किया न्यूट्रॉन से, जनरेट क्रिप्टॉन एंड 3 न्यूट्रॉन एंड, अब हमको रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। ये यूरेनियम था, कितना है 235 और 92, इसमें हम न्यूट्रॉन से बॉम्बार्ड कर रहे हैं, तो ये जनरेट कर रहा है 3 न्यूट्रॉन और क्या 3 न्यूट्रॉन और क्रिप्टन Cr, जिसका मास नंबर है 89 और एटॉमिक नंबर है 36, प्लस कुछ x एलिमेंट मान लेते हैं। तो इसमें भी वही सेम चीज़ करेंगे हम, क्या करेंगे भाई, जो आपका मन कहे वो कर लो गुरु, आपकी इच्छा, चाहे आप एटॉमिक नंबर को बैलेंस करो, चाहे आप मास नंबर को, एटॉमिक नंबर को बैलेंस करोगे तो 2 ऑप्शन में 36 है, तो एटॉमिक नंबर को बैलेंस करके तुरंत आंसर नहीं मिलेगा, लेकिन मास नंबर को मिल जाएगा। ये एक है 235 है, मतलब 236 बराबर कितने न्यूट्रॉन थे 3, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। क्रिप्टन का मास नंबर कितना है भाई 89 प्लस 89 प्लस इसका मास नंबर हम कुछ मान लेते हैं डब्बा, तो 236 में से 89 92 जाएगा तो कितना बचेगा 236 माइनस 92, तो एक काम करें क्या 236 में से 100 माइनस कर देंगे तो 136 बचेगा, और 92 माइनस करना था तो हम +8 कर देंगे, तो ये लगभग 144 के आसपास आ जाएगा, मतलब जिसका मास नंबर 144 होगा वही मेरा x वाला एलिमेंट होगा। आगे चलेंगे अगले सवाल में, न्यूक्लियस यूरेनियम का डीके हो रहा है, ठीक है, किसमें किसमें, थोरियम में और हीलियम में, तो इनिशियली मोमेंटम और फाइनली इन दोनों का मोमेंटम बराबर होगा। तो मुझे क्या बोल रहा है
क्या बोल रहा है, हीलियम न्यूक्लियस हैज़ मोर मोमेंटम देन थोरियम। अब एक बात बताओ, यहाँ पर मोमेंटम ऑफ थोरियम प्लस मोमेंटम ऑफ हीलियम बराबर होगा 0 के। मतलब दोनों का मोमेंटम अगर मैं मॉड ले लूँ तो एक तरह से इक्वल एंड अपोजिट होगा। तो जिसका मोमेंटम बराबर है तो इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी मास के। तो जिसका मास ज़्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी कम। तो थोरियम का तो मास ज़्यादा होता है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी क्योंकि इसका मास कम है। हीलियम न्यूक्लियस हैज़ मोर मोमेंटम देन थोरियम, गलत जवाब, दोनों इक्वल एंड अपोजिट मोमेंटम रखेंगे। हीलियम न्यूक्लियस हैज़ लेस काइनेटिक एनर्जी, गलत, हीलियम जो है उसके पास ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी क्योंकि उसका मास कम है। हीलियम न्यूक्लियस हैज़ मोर काइनेटिक एनर्जी देन थोरियम, ये बात सही है, ये बात सही है। तो इसीलिए थर्ड वाला ऑप्शन राइट होगा। मिलते हैं अपनी लास्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय। तो कैसे हैं आप लोग, तो मैं आपका भाई यो रामलाल आ गया भाई लास्ट क्लास में इस न्यूक्लियाई चैप्टर के। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, थोड़े से क्वेश्चन हैं फिजन फ्यूजन पर बेस्ड और पावर रिएक्टर पर बेस्ड जो कि हम सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करेंगे हम अपने पहले सवाल से। पहला सवाल क्या है भाई, पावर ऑब्टेन यूजिंग रिएक्टर। पावर रिएक्टर का जो फ्यूल होता है वो यूरेनियम होता है। यू 235 सेंटीग्रेड करने पर इतना पावर मिल रही है, मास डीके पर आवर कितना होगा। अब एक बात बताओ, पावर रिएक्टर की जो पावर होती है वो होती है क्या, यन ई बाई टी। अब आप बोलेंगे ये यन क्या है, तो यन मेरा फिजन है। तो पावर रिएक्टर जो होता है वो फिजन पर बेस्ड होता है। फिजन का क्या मतलब है, एक बड़ा न्यूक्लियस टूटेगा अलग अलग में, ये पावर रिएक्टर की फॉर्मूला होती है। और ये n होता है नंबर ऑफ फिजन, कितने फिजन हो रहे हैं। तो कितने फिजन हो रहे हैं भाई, वो तो हमको नहीं पता, हमको बताना है मास डिकेड पर आवर। तो एक बात बताओ, यहाँ पर क्या हमको पावर की वैल्यू दी है 1000 किलोवाट, मतलब 10⁻⁶ वाट में पावर बोल सकता हूँ। हाँ बोल दो, कितना मास डीके होगा, मतलब ये एनर्जी करस्पॉन्डिंग होगी n इंटू डेल्टा एम सी स्क्वायर के। ये मास की वैल्यू हमको बतानी है। तो सारी चीज़ें पुट करेंगे, पावर 10⁻⁶ हो गई, मास हमको निकालनी है, कितना फिजन बोला है, नंबर ऑफ फिजन नहीं दिया है, ये बोला है कि मास डिकेड पर आवर, तो n को 1 ले लेंगे। अब क्या, अब ये कि यहाँ पर n सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ का स्क्वायर डिवाइडेड बाई पर आवर दिया है, तो टाइम को 60 मिनट इंटू 60 कर देंगे तो सेकंड में हो जाएगा 1 घंटे की पावर। यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6×36 हो जाएगा, तो 36 मल्टीप्लाई बाई 10⁻² हो जाएगा, ये 10⁻6 है, डिवाइडेड बाई इज इक्वल टू m हो जाएगा। और इसको हम नीचे लेके आएंगे तो 3 3 9 और ये 8 दूनी 16 हो जाएगा, 8 का पावर का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आंसर आएगा, 9 चौक 36, मतलब 4 के ऑर्डर में जो आंसर आएगा। अब आप बोलेंगे 4 के ऑर्डर में एक ही आंसर है, तो वही वाला आंसर होगा, बट हम पावर भी थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 4 इंटू ऊपर कितना पावर है भाई, 6 2 8 पावर है, नीचे कितना है 16 है, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये 4 इंटू 10⁻⁻8 बन जाएगा। और मैं इसको अगर चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ कि मैं ऊपर 10 से मल्टीप्लाई नीचे 10 से डिवाइड करती हूँ, तो क्या होगा, तो होगा कुछ ऐसा कि मैं इस 10 को इस 40 को दे दूंगा तो ये 40 हो जाएगा, और नीचे वाला 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये ऊपर जाके पावर माइनस में हो जाएगा, 10⁻⁻9, तो ये हो गया 40 और ये हो गया नैनो, 10⁻⁹ को नैनो बोलते हैं ना, नैनो ही बोलते हैं ना, हाँ। तो ये हो गया 40 नैनोग्राम, मतलब ये वाला आंसर। ऑप्शन में थोड़ी सी करेक्शन थी, तो वैसे भी 4 नंबर से आपको आंसर मार्क कर देना था अगर ऑप्शन नहीं सही था तब भी। 1 ग्राम हाइड्रोजन को कन्वर्ट कर रहे हैं इतने ग्राम हीलियम में, तो मुझे एक बात बताओ, 1 ग्राम को कन्वर्ट कर रहे हैं 0.09 में, तो भाई 1 माइनस 0.0993, ये बचा हुआ मास कितना होगा, तो ये बचा हुआ मास मेरा 0.007 रहा होगा, कितना रहा होगा, इतना। तो ये मेरा मास में डिफेक्ट है, तो ये मास में डिफेक्ट है, तो मुझे क्या निकालना है कि थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन में कितनी एनर्जी रिलीज होगी। ये एनर्जी रिलीज होती है E इज इक्वल टू डेल्टा एम सी के करस्पॉन्डिंग। डेल्टा एम की वैल्यू है 0.007 इंटू सी की वैल्यू है 3 3 9 इंटू 10⁻16। तो ये वैल्यू ग्राम में थी, तो केजी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 10⁻³ से एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई भी कर देंगे, तो 9 7 63, तो 63 के फॉर्म में सारे आंसर हैं भाई। अब तो हमको सॉल्व करना पड़ेगा, तो एक काम करें,
ये -3 पावर है, इस 7 को इस पॉइंट के इस साइड लेके जाऊंगा तो ये -3 वाला पावर -6 हो जाएगा। अब ठीक है, हाँ अब ठीक है भाई। 9 सते 63, तो 63 इंटू 16 में से 6 पावर जाएगी तो 10 पावर बचेगी, तो 63 इंटू 10⁻10 जूल मेरा आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे अगले सवाल में। इन फ्यूजन ऑफ यूरेनियम इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है तो कितने फिजन अकर हो रहे होंगे पर सेकंड। अब पावर जो होती है वो होती है नंबर ऑफ क्या, नंबर ऑफ फिजन इंटू एनर्जी डिवाइडेड बाई टाइम। तो इसको हमको बताना है नंबर ऑफ फिजन पर सेकंड, तो हमको सिंपली n/t ही बतानी है, वो होगी p/e के। अब पावर कितनी है भाई, क्वेश्चन में दिया है कितनी है, 1000 वाट है, तो यहाँ पर हम 1000 पुट कर देंगे, 1000 नहीं 1 किलोवाट है तो 1000 वाट हो गई। एनर्जी को क्या लिखेंगे, एनर्जी हमको क्वेश्चन में दिया है 200, लेकिन ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मतलब 200 मेगा मतलब 10⁻6, इलेक्ट्रॉन को जूल में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से। बस जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, तो 1 0 से 1 0 जाएगा, 1 0 से 1 0 जाएगा, 16 दूना 32 हो जाएगा, तो 10 डिवाइडेड बाई 3.2 हो गया, और ये 19 में से 6 पावर जाएगी तो कितनी पावर बचेगी, -13 पावर। ये लगभग 3.2 है तो इसका लगभग ये 3 टाइम्स के आसपास आएगा, 3 3 का 9 होता है तो 3 पॉइंट समथिंग होगा, और इस 10⁻13 को ऊपर लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 3 पॉइंट के ऑर्डर में जो होगा और इसका पावर 13 होगा, पावर 13 3 पॉइंट के ऑर्डर में एक ही ऑप्शन है। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। एनी फिजन का रेशियो क्या होगा भाई, ये तो पहली क्लास से आप पढ़ते आ रहे हैं कि अगर फिजन मतलब टूटना, तो ए टूट रहा है बी और सी में, और कुछ एनर्जी भी इसमें रिलीज होती है, क्यों, ये एनर्जी जो रिलीज होती है जब मान लो ये 5 kg था तो ये होता है 3 kg, ये होता है 2 kg, और कुछ इस एनर्जी के करस्पॉन्डिंग मास आता है, यही होता है मास डिफेक्ट। जैसे ये 50,000 की गड्डी थी, जब मैंने अलग अलग करके दोनों को गिना तो मुझे कितना पैसा मिला था, 5.5 के, 55 के, 55,000 नहीं था भाई, 50,500 था, एक नोट एक्स्ट्रा मिली थी। इसका क्या मतलब जब फिजन होता है तो उसके प्रोडक्ट में थोड़ा सा मास बढ़ा हुआ रहता है, तो ये तो पूरा प्रोडक्ट है, तो मान लेते हैं कि मास ऑफ फिजन प्रोडक्ट, इसका मास कुछ बढ़ा हुआ होगा, इसका मास जो है इसके कंपेयर में कम होगा, तो क्या, तो इसका एग्जाम्पल लेंगे हम। जैसे कहाँ थे हम भाई, फिजन के केस में ए टूटता है, बी और सी में कुछ एनर्जी रिलीज होती है, तो जो इन दोनों का मास होगा ना वो इसके मास से हल्का सा कम होगा, दोनों का मास एनर्जी के करस्पॉन्डिंग मिला के ज़्यादा होता है, अगर सिर्फ इनका मास देखेंगे तो वो मेरा कम होगा। तो मैं सिर्फ प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, तो प्रोडक्ट में तो यही इस एनर्जी के करस्पॉन्डिंग मास को नहीं लेंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं यूरेनियम का, वो टूटता है किसमें Ba में और अल्फ़ा में, तो मेरा जो इन दोनों का मास है वो इससे मास से कम होता है, इन दोनों का मिला के, तो प्रोडक्ट का मास कम, लेट सपोज ये 2 है और ये 3 है, तो ये तो 1 से छोटी ही वैल्यू आएगी ना, इसीलिए लेस देन 1 होता है। वैसे भी हम स्टार्टिंग से यही चीज़ पढ़ते आ रहे हैं कि प्रोडक्ट में मास ज़्यादा होता है, तो वो प्रोडक्ट में जो मास ज़्यादा होता है ना वो इन तीनों का मिला के होता है, इसका मास कुछ कम हो जाता है और इसके मास में डिफरेंस आता है, वही मास का डिफरेंस डिफेक्ट की वजह से ये एनर्जी करस्पॉन्डिंग रिलीज होती है E बराबर mc से। तो आपको याद रखना है, अगर ऐसा क्वेश्चन घुमा के दे दे, थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन है ये, इसीलिए इसमें लेस देन 1 आएगा। आगे चलेंगे, कंट्रोल रॉड न्यूक्लियर रिएक्टर, जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है उसमें कंट्रोल रॉड किसकी होती है, तो थियोरेटिकल क्वेश्चन है, कैडमियम की होती है, ध्यान रखिएगा, और एक चीज़ की होती है बोरॉन की होती है, बोरॉन था या बेरिलियम था भाई, बोरॉन था, बेरिलियम नहीं था, 2 रॉड होते हैं, 2 चीज़ का रॉड होता है, विच ऑन द फॉलोइंग सुटेबल। अब अगला क्वेश्चन न्यूक्लियर रिएक्टर पर बेस्ड है, विच वन द फॉलोइंग, वो जो थर्मल पावर, हाँ बीच वाला, थर्मल पावर प्लांट लगाते हैं ना इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए, यही यूज़ करते हैं उसमें। विच ऑन द फॉलोइंग सुटेबल फॉर फ्यूजन प्रोसेस, भाई फ्यूजन का मतलब क्या होता है, जुड़ना, तो हल्के हल्के न्यूक्लियाई जुड़ के बड़े न्यूक्लियाई बनाते हैं। अब हैवी वाटर इंस्टेड ऑफ ऑर्डिनरी वाटर यूज्ड इन मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर में हम हैवी वाटर यूज़ करते हैं पानी की जगह, क्यों, क्योंकि पानी जो है वो न्यूट्रॉन को स्लो नहीं कर पाता। अब इसके थियोरेटिकल चीज़ जानने की उतना ज़रूरत नहीं है, पावर प्लांट लगाते हैं उसी का क्वेश्चन है, तो ये मेरा आंसर होगा नॉर्मल वाटर
न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब नहीं करता, मतलब कंट्रोल नहीं कर पाता, और हमको न्यूट्रॉन को कंट्रोल करना होता है। और कुछ क्वेश्चन और आ सकते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर पर बेस्ड, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, थोड़ी सी थ्योरी वाली चीजें हम पढ़ लेंगे 5-7 मिनट में। क्या भाई, जो सन है हमारा सूरज, उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन होते रहता है। क्या होता है? फ्यूजन, फिजन नहीं, फ्यूजन होते रहता है। और सन का टेम्परेचर लगभग 10⁻7 टू 10�9 केल्विन के आसपास होता है। ये सन के एनर्जी का सोर्स है। दूसरी चीज, न्यूक्लियर रिएक्टर में होता जो है वो चैन रिएक्शन होता है। ऑन एन एवरेज न्यूक्लियर रिएक्टर में एक के होता है। के क्या है जानते हैं? के है रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ क्या? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन डिवाइडेड बाय रेट ऑफ लॉस ऑफ न्यूट्रॉन। मेरी राइटिंग गंदी है, वर्ड को सुनो। के होता है रेट ऑफ प्रोडक्शन अपॉन रेट ऑफ लॉस ऑफ न्यूट्रॉन। अब के की 3 वैल्यू होती है। पहला, के 1 के बराबर है, के 1 से छोटा है, के 1 से बड़ा है। तो ये क्या कर दिया मैंने, 1 से बड़ा है। तो जब के की वैल्यू 1 होती है तो इसको हम क्रिटिकल कंडीशन बोलते हैं। अब के की वैल्यू छोटी है भाई, छोटी है तो क्या ही होगा? छोटी है तो कंट्रोल रिएक्शन होती है। और जब भाई के की वैल्यू 1 से बड़ी हो जाती है तो अनकंट्रोल रिएक्शन होती है। अब सन में क्या होता है? सन में अनकंट्रोल्ड फ्यूजन होते रहता है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में जिसका नाम है सेमीकंडक्टर। तब तक के लिए ओके बाय।